लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कोल किनारा है। ले लील भले ही धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आप में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सीयूईटी यूजी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपने एक बार सीयूईटी यूजी 2026 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया है तो इस प्रिपरेशन को मुकाम तक पहुंचा करके ही मानना है, हमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम आपके सामने वीडियो लेकर के आ गए हैं। हाउ टू मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं, क्यों बनाना है, इसका क्या जो है यूजफुल रहने वाला है, क्यों यूजफुल रहने वाला है एग्जामिनेशन में, कैसे हेल्प करेगा ये नोट्स, और क्या टॉपर्स नोट्स बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ये टॉपर्स का जो सीक्रेट है आज हम रिवील करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी टॉपर से हम लोग मिलते हैं, जो भी इंटरव्यू आते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे, उसमें हम लोग तमाम जो है बच्चों से मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में रैंक हासिल किए हुए हैं, और उनसे बात करके एक चीज कॉमन मिलता है, वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। क्योंकि हर एक बच्चा जो टॉप कर रहा है, जो बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ रहा है, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा है, वो एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि वो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे ढंग से बनाता है और उसको बार बार रिवाइज करता है। तो इसी के बारे में आज बताने वाले हैं कि भाई कैसे बनाया जाता है, टॉपर कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे बनाना चाहिए, फिर उसका जो है कैसे उसको यूटिलाइज करना चाहिए, और ये रिकॉलिंग करने में कैसे ये मदद करता है। तमाम चीज़ें हैं वीडियो में जानने के लिए। अगर आप भी चाहते हो कि आपको अभी एक अच्छा नोट्स बनाओ और उसको पढ़ करके एक बढ़िया नंबर लेकर के आओ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। निंजा टेक्निक नीचे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया टेक्निक बताएंगे। चलो, तो और ये भी बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पे आपको दिया जाता है। और अपडेट के साथ साथ आपको तैयारी भी करवाई जाती है। आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो। जो भी कोर्सेस हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, यहाँ पर आपको ये जो है तैयारी करवाया जाता है इन सारे कोर्सेज की। आप सीयूईटी कॉन्सेप्ट का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और देन वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो, या फिर बगल में नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हो, ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास नोट्स बनाने के लिए कौन कौन से वीपन, कौन कौन से हथियार होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपके पास पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेन होना चाहिए। कम से कम 2 पेन होने चाहिए, मतलब एक ब्लैक ले लो और एक ब्लू ले लो। और आपके पास एक होना चाहिए पोस्ट इट। ये जो है स्टिकी नोट्स होते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगा, अगर आसपास मतलब अगर मार्केट है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे किसी एजुकेशनल जो बुक वाले शॉप होते हैं वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तीसरा क्या है? ऑफकोर्स आपके पास A4 साइज पेज होना चाहिए। ठीक है, तो A4 साइज पेज जो है पेपर होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई कॉपी है तो कॉपी से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये है 3 चीजें होनी चाहिए नोट्स बनाने के लिए। आपके पास किताब तो रहेगा ही, किताब से ही बनाएंगे। ठीक है, या फिर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो वहां से देख करके आप बनाओगे, लेकिन हाँ, नोट्स बनाने के लिए 3 चीज होने चाहिए। अब देखो, ये पेन से तो आप लिखोगे, हाँ, हेडिंग के लिए आप ब्लैक यूज कर सकते हो, ब्लू जो है लिखने के लिए यूज कर सकते हो, कंटेंट लिखने के लिए। और ये क्या होगा कि मान लो अभी आप जैसे एक नोट्स बना लिए, ठीक है, तो आपने कुछ अभी लिखा है, लेकिन बाद में चल के पता चलता है अरे कुछ छूट गया है और कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे आप इसको भी चिपका सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे इस पे लिख करके देन यहाँ पे अपने पेज पर ऐसे चिपका सकते हो, ऐसा भी किया जाता है। तो कुछ इसमें नया दोबारा न लिख करके क्या करोगे, इस पे लिख करके और इसको यहाँ पर स्टिक कर दोगे, चिपका दोगे, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और A4 साइज पेपर तो जरूरी है ही, उसी पे नोट्स बनाएंगे। अब देखें नोट्स क्यों बनाने हैं, सबसे पहले इस सवाल पे आते हैं, इसका पहले आंसर ढूंढते हैं। तो नोट्स क्यों बनाने हैं? देखो, आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यू बेस्ड जब एग्जामिनेशन होता है तो आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपको अच्छे से मेमोरी में होना चाहिए बहुत सारी चीजें, तभी आप जो है कर पाते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं कि आप जैसे मार्केट में जाते हो ना, तो मार्केट में से ये सब्जी वाला है, ये सब्जी वाला, ये सब्जी वाला, ये सब्जी वाला। कई बार हमको समझ में नहीं आता है, भाई ये भी भिंडी बेच रहा है, ये भी भिंडी, ये भी भिंडी, ये भी भिंडी, सब भिंडी बेच रहे हैं, भाई किसका भिंडी अच्छा है पता ही नहीं चलता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भिंडी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगा कि भाई कौन सा भिंडी कैसा दिखता है, कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा भिंडी ज्यादा अच्छा है, कौन सा ताजा है, जब सब पता रहेगा भिंडी के बारे में, तब आप अच्छे दुकानदार के पास जाकर के अच्छा सब्जी खरीद करके लेके आओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे,
कोई सा भी उठा करके ले आओगे और फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई 4 ऑप्शन जब आ जाते हैं आपके पास ना, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लो जैसे हम बात करते हैं, जैसे अभी बात करेंगे पॉसिबिलिज्म है, डिटर्मिनिज्म है। तो पॉसिबिलिज्म क्या होता है, डिटर्मिनिज्म क्या होता है, न्यू डिटर्मिनिज्म क्या होता है, अगर तीनों में मतलब अंतर नहीं पता है आपको, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मान लो हम पूछ देते हैं पॉसिबिलिज्म क्या होता है, तो फिर आप क्या करोगे, 4 ऑप्शन देंगे तो कोई सा भी मार के आ जाओगे, ये वाला आंसर उसमें कर दोगे, वो वाला आंसर इसमें कर दोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब देखो नोट्स क्या करते हैं ना, आपके जो रिकॉलिंग स्पीड है उसको यहाँ पर बहुत सुधार देते हैं, ठीक है। मतलब रिकॉलिंग स्पीड जो है, रिकॉल करने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है जब आप नोट्स बनाते हो। तो नोट्स बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, टाइम लगता है, नोट्स बनाते समय हम लोग लिखते हैं, और जब भी आप लिखते हो ना तो तब तक आपको लिखने का मन नहीं करता। जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं नोट्स बनाता हूं तो तब तक मैं कोई चीज़ नहीं लिखता हूं अपने नोट्स में जब तक वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ जाता है, ठीक है। जब मैं किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाता हूं, ठीक है, जब मैं अच्छे से समझ जाऊंगा तब मैं उसको अपने नोट्स में लिखता हूं। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप नोट्स बनाओगे तो उसमें आप वही चीज़ें लिखोगे जो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, और जब हम ऐसा समझ करके फिर लिखते हैं तो हमारी मेमोरी में काफ़ी समय तक वो रहता है। और क्योंकि हम खुद लिख रहे हैं तो लिखने के प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हमको याद हो जाती हैं, और हम तो जो नोट्स बनाएंगे उसमें जो लिखेंगे वो समझ के ही लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी छापते जा रहे, ऐसा तो करोगे नहीं, जो समझोगे वही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा जो है आपका ये जो रिकॉलिंग स्पीड है, यानी याद करने की जो क्षमता है किसी चीज़ को मेमोरी में रखने की लंबे समय तक, वो बढ़ जाती है काफ़ी नोट्स बनाने से, ठीक है। और यही हेल्पफुल रहेगा कि रिकॉल आपका रहेगा अच्छे से, तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा जो है टिक करके आओगे, सही ऑप्शन टिक करके आओगे, नहीं तो फिर फंसे रहोगे। देखो यहाँ पर नोट्स हेल्प अवॉइड रीडिंग इंटायर टेक्स्ट बुक। देखो ये भी बेनिफिट है। मतलब देखो आप एक बार किताब पढ़ते हो, एक बार किताब पढ़ा तो पहली बार में नोट्स वैसे हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि पहली बार पढ़ो, पहली बार ही नोट बना लो, क्योंकि पहली बार में आपको तो समझने में ही लग जाता है। एक बार समझ लिए तो दूसरी बार जब रीडिंग करने जाओगे तो वहां पे आप क्या करोगे, जैसे पूरा किताब है, मान लो ये 10 पेज का है, तो ये 10 पेज के जो मतलब 10 पेज का मान लो ये चैप्टर है, किताब बोल दिया चैप्टर, ठीक है। तो कोई चैप्टर है 10 पेज का, तो ये 10 पेज के आप कम से कम 1 से 2 पेज में इसको बना सकते हो अपना नोट्स, ठीक है। 1 से 2 पेज में आप आराम से बना सकते हो, पूरा जो है नोट्स यहाँ पे बनाया जा सकता है 10 पेज का। तो पूरा चैप्टर आप देख रहे हो कि 10 पेज है, और उस 10 पेज को आपने 1 से 1.5 पेज 2 पेज में आपने नोट्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो देखो कितना जो है आपका, जब आप दोबारा उसको रिवाइज करोगे, दोबारा जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ये 10 पेज पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको ये पूरा 10 पेज नहीं पढ़ना है, आपको बस ये 1.5 पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है, और चैप्टर फिनिश, रिवाइज भी हो गया और पूरा चैप्टर भी कवर हो गया, खत्म। तो ये जो है काफी आपका समय बचा देता है। और जब एग्जाम से पहले जब आता है कि भाई सेव टाइम्स बिफोर एग्जाम, तो एग्जाम से पहले मतलब 5 दिन बचा हुआ है, 4 दिन बचा हुआ है, और इतना पूरा कवर करना है आपको। 3 डोमेन पढ़ना है आपको, जो है लैंग्वेज पढ़ना है, हो सकता है कई बच्चे 2 लैंग्वेज लें, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है, उसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस तमाम है भाई, बहुत ब्रॉड हो जाएगा। तो आप कैसे कवर करोगे, तो वो उस समय क्या हेल्प करेगा आपको, ये नोट्स ही रहने वाले हैं जो आपके हाथ में रहेंगे, और वही आपको हेल्प करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो है पूरा स्टडी मटेरियल बहुत स्कैटर्ड रहेगा, बहुत इधर उधर हौच पौच हो जाएगा। कोई वहां पढ़ा है वो चैप्टर, वहां उसको कवर करना है, वहां कवर करना है, सब मतलब इधर सब मिक्स हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा, रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है। तो समस्या आपको फील करना पड़ेगा, मतलब ये फेस करना पड़ेगा कब, एग्जाम से 1-2 दिन पहले जब देखोगे ना, तो वहां पे बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। बहुत कई बच्चे, मतलब समझो कि कई बच्चों को भूख नहीं लगती है, पेट खराब हो जाता है एग्जाम के समय में। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सब बना के रखोगे, रिवाइज करते रहोगे बीच बीच में ना, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तो आपको ऐसा कुछ झेलना नहीं पड़ेगा। तो वो जो 6 महीने बाद आने वाला जो दिन है, उसकी तैयारी अभी से करनी है हमको, ठीक है। तो जंग की तैयारी ऐसा नहीं कि जंग से 2 दिन 10 दिन पहले किया जाता है, जंग की तैयारी सालों साल चलती है, जंग तो 1 दिन होता है, ठीक है। तो ये जो है ये नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, मैंने बता दिया, क्विक रिवीजन मटेरियल है, ठीक है। फिर देखें भाई मिस्टेक्स क्या क्या करते हो आप लोग, जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं। देखो हम क्या करते हैं ना कि पूरा जो एनसीईआरटी पैराग्राफ है वो सब लिखने लगते हैं, पूरा मतलब पैराग्राफ में जो दिया है वो सब हम पैराग्राफ छाप दे रहे हैं अपने नोट्स में। और होता क्या है कि एक किताब था, ठीक है, ये 10 पेज का था, ये 10 पेज का हम नोट्स बना दिए। तो इसको नोट्स थोड़ी कहेंगे, तो रद्दी हो गया, फिर मतलब किताब ही पढ़ लेते, उससे अच्छा किताब में ही हाईलाइट कर लेते, उसी को पढ़ लेते भाई। मतलब 10 पेज के 5 पेज भी बना रहे हो, 10 पेज से 5 पेज भी, तब भी ये शॉर्ट नोट नहीं कह जाएंगे, क्योंकि आपने फिर पूरा छापा ही होगा। तो पूरे किताब को, पूरा पैराग्राफ आप छाप रहे हो, तो फिर आप एक नया किताब बना दोगे, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। मेकिंग वेरी लॉन्ग हेवी नोट्स,
एकदम लंबे लंबे नोट्स बनाए जा रहे हैं, तो फिर वो क्या मतलब है नोट्स बनाने का? नोट्स मतलब शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प मैनर में बनाए जाने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको रिकॉल करने में या फिर जो है रिवीजन करने में मदद करे। फिर हाईलाइटिंग एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स, जैसे किताब में भी हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार क्या करते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, तो क्या करते हैं सब कुछ हाईलाइट ही कर देते हैं। मतलब कई बच्चों के नोट्स भी देखोगे तो नोट्स में भी वो सब कुछ हाईलाइट कर देता है। नोट्स में तो मान लो फिर भी समझ में आता है क्योंकि नोट्स है तो नोट्स में हाईलाइट कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग किताब पढ़ते हैं और किताब में हर एक चीज़ हाईलाइट करते चलते हैं, तो उससे क्या पता चलेगा? फिर आप लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से 4 दिन पहले क्या क्या पढ़ लोगे, ठीक है, सब हाईलाइट ही कर दोगे तो मतलब सभी पढ़ना पड़ जाएगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। राइटिंग स्टोरीज इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स, तो हमको जो नोट्स बनाने हैं वो कीवर्ड्स में बनाने, टर्म्स लिखने हैं, टर्म्स के डिफिनेशंस लिखने हैं जो भी है, लेकिन कीवर्ड में आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि पूरा स्टोरी आपको पूरा जो गाथा लिख रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। ये करेक्ट अप्रोच क्या है? करेक्ट अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि नोट्स मस्ट बी शॉर्ट, ठीक है, तो शॉर्ट होने चाहिए। देखो शॉर्ट कैसे नोट बनेगा? शॉर्ट नोट ऐसे बनेगा कि अगर आप PYQ देख लोगे ना, अगर आप PYQ देख लोगे, जो भी 2022 में पेपर शुरू हुआ है और ये 2025 तक हो चुका है, तो 2022 से 2025 तक किसी सब्जेक्ट में, मान लो कि ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी डोमेन आपको देना है, पेपर देना इस बार, तो ज्योग्राफी डोमेन के ये सब पेपर उठाओ और देखो कहाँ कहाँ से, मान लो कि चैप्टर है हमारा पहला नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अगर वो चैप्टर है हमारा पहला पार्ट 1 का, तो वहां पे अगर मुझे ये जो है नोट्स बनाने हैं, मान लो कि उस चैप्टर का मैं नोट्स बना रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं? PYQ देख लूंगा ना कि भाई यहां से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, किस किस टॉपिक से आ चुके हैं, तो मुझे यहां से पता चल जाएगा भाई हाँ ये सारे हमारे नोट्स में होने चाहिए। तो जैसे ही PYQ देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि इस किताब से हमारे नोट्स में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। हमको सब कुछ नहीं छापना है, हमको PYQ देखेंगे, PYQ से पता चल जाएगा भाई पॉसिबिलिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है, तो वही मैं अपने नोट्स में यहाँ पर नियो डिटर्मिनिज्म लिखूंगा, पॉसिबिलिज्म लिखूंगा, ठीक है, ऐसे लिख लूंगा, ठीक है, रेडिकल थियरी, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट ऐसे लिख लूंगा, फिर उसके आगे दो कीवर्ड लिख लूंगा, हो जाएगा खत्म। तो ये पूरा जो है आप यहाँ पे ये जो कैसे पता चलेगा कि क्या क्या हमारे नोट्स में आने चाहिए, तो एक तो तरीका है पता लगाने का कि आप PYQ को देखो, PYQ से पैटर्न आपको पकड़ में आ जाएगा कि उस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बना है और कैसे कैसे बन सकते हैं। PYQ में जो बन चुका है वो तो आपके नोट्स में मस्ट है, होना ही चाहिए। मतलब PYQ में जो क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, सपोज करो कि मान लो ट्रांस ह्यूमन्स पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, तो वो तो आपके नोट्स में होना ही चाहिए, क्योंकि PYQ से कई बार क्वेश्चंस जो है रिपीट हो जाते हैं, तो वो तो होना ही चाहिए। और जब PYQ देखोगे तो आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, और पैटर्न जब पकड़ लोगे तो एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ में आ जाता है, और फिर आप पता लगा लोगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। फिर यहाँ पर पॉइंट्स आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिखना है, कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, डायग्राम बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, जैसे ऐसे टेबल बना लिया कंपेरिजन के लिए, ठीक है, तो ऐसे मान लो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो तो मान लो वैदिक पीरियड इधर लिख लिया, इधर लेटर वैदिक पीरियड लिख लिया। कई बार होता है ना कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या था, ठीक है, क्या क्या बदलाव हुए थे, वैदिक पीरियड में मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, तो यहाँ पे क्या क्या अंतर था, तो इधर इधर लिख लिया, ऐसे पॉइंट लिख लिया, स्त्रियों की दशा लिख लिया, यहाँ पर स्त्रियों का स्टेटस क्या था, ठीक है, फिर यहाँ पर जो है इसमें कौन कौन सी स्त्रियाँ थी जो वैदिक पीरियड में थी, जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, ठीक है, विदुषी थी, वो यहाँ पर ये सब कंडीशंस के बारे में लिख लो, पॉलिटिकल कंडीशन, ये सब यहाँ पर दोनों में अंतर लिख लो। तो ऐसे करके टेबल बना करके जब ये कंपेरिजन चार्ट बना लोगे ना, तो इससे मेमोरी आपका काफी जो है अच्छा हो जाएगा, मतलब याद अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, रिकॉल होता रहेगा अच्छे से। ये जो है टेबल बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये सब बना करके आप जो है याद कर सकते हो। एनसीईआरटी पे फोकस करना ही आप जानते ही हो, एनसीईआरटी के ही तो हमको नोट्स बनाने हैं डोमेन के लिए खासकर। स्ट्रक्चर ऑफ नोट्स कैसे होना चाहिए, तो आपको कीवर्ड लिखने हैं, और कीवर्ड जो भी है जैसे किसी भी चैप्टर में जो भी कीवर्ड्स है वही कीवर्ड लिखना है, और कीवर्ड के आगे जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द चैप्टर वो लिख लेना है। मतलब ये कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं अभी एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, वो आपको लिखना है। देन यहाँ पर फॉर्मूला, डेट्स, ये सब लिखने हैं। फॉर्मूला मान लो मैथ्स में, तो मैथ्स में क्या लिखोगे, मैथ्स में ऐसा थोड़ी कि आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आप क्वेश्चंस लिख रहे हो, नोट्स में क्वेश्चन थोड़ी लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे तब तो बहुत लेंथी हो जाएगा कि हर क्वेश्चन लिख रहे हो आप। हाँ, जैसे कोई टाइप का सवाल है, सपोज करो कि मान लो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारे मतलब यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, तो वो आप फॉर्मूले यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ये सब फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिए, इसका क्या होता है, उसका क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको एग्जांपल, मतलब एक दो एग्जांपल लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पूरा मतलब सारे सवाल भी यहाँ पे लिख रहे हो, वो तो प्रैक्टिस के लिए, वो तो रफ पेज पे उधर करो अपना। लेकिन यहाँ पे किसी चैप्टर से रिलेटेड जैसे मैथ्स का है, तो मैथ्स में जनरली हम लोग फॉर्मूला ही लिखते हैं, और कुछ एक दो एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन लिख सकते हो। बाद बाकी तो मैथ्स और प्रैक्टिस से ही बनेगा, आप ऐसा नहीं कि नोट्स पढ़ के आप बना लोगे, सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो, नहीं, फॉर्मूला आप पढ़ लो, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, लेकिन अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं बनेगा, तो वो क्वेश्चन आपको अलग से रफ पेज पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। फिजिक्स के लिए भी वैसा ही है, फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट
होते हैं तो कॉन्सेप्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा अपने नोट्स में, और फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे, और जो सवाल होगा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल तो फिर आप प्रैक्टिस करके ही बनाओगे। तो ये हो गया। देन यहाँ पर जो है फॉर्मूला डेट्स लिखने हैं, समरी पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, शॉर्ट बुलेट एक्सप्लेनेशन लाइंस लिख सकते हो, डिफरेंस टेबल्स बना सकते हो, जैसे अभी हमने बताया एक डिफरेंस टेबल, डिफरेंस चार्ट कैसे बनाना है, वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड में दोनों बताया, ठीक है। तो ये हो गया। देन यहाँ पर बात करें तो ये देखो, ये हमने इसलिए आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। जैसे अभी तक जो बताया, हो सकता है कि बच्चों को समझ में ना आओगे सर क्या कह रहे हैं, लेकिन अब देखो मैं खुद से बनाया हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो ये ना A4 साइज का पेपर है और उसका आधा ही है, ठीक है, उसका आधा ही है, आप देख भी सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ पे ये मैंने बनाया है ताकि मैं वीडियो में आपको दिखा सकूँ अच्छे से। तो ये देखो, ये A4 साइज पेपर होता है, इसमें ना ये आधा है, आधा, तो ये आधा आपको दिख रहा है ना, तो आधे पे ही इतना नोट्स मैंने बनाया है ना, आधे पे। तो ये पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। अब आपको सर ज्योग्राफी आप करते रहे तो भी खाली ज्योग्राफी के बारे में बताते हो और सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताते हो, भाई तरीका वही रहेगा, तरीका थोड़ी बदलेगा, तरीका तो वही रहेगा। ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है, तो इसलिए मैं ज्योग्राफी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, तो यहाँ पर जो है नेचर एंड स्कोप, ये चैप्टर का नाम है, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया हेडिंग के लिए, पता रहेगा भाई कौन सा चैप्टर है। देन यहाँ पर देखो उसमें एक टर्म आएगा नोमोथेटिक। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने ऐसा नहीं लिखा नोमोथेटिक क्या होता है, पूरा परिभाषा डेफिनेशन कुछ नहीं। मुझे पता है कि नोमोथेटिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि नोमोथेटिक का क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है लॉ मेकिंग या फिर थियराइजिंग, ठीक है। तो ये मतलब होता है, मैं अगर कभी पूछेगा तो मैं बता दूंगा ऑप्शन में। और मुझे ये भी पता है क्योंकि मैं पढ़ाया हूं, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन PYQ में आ चुका है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, नोमोथेटिक का क्या मतलब है। तो मुझे पता है कहां से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने बस उतना ही लिखा, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। देन यहाँ पर आइडियोग्राफिक का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुझे पता है बस कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बस इतना पूछेगा आइडियोग्राफी का क्या मतलब होता है, तो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, बस बता देंगे। तो बस यहाँ पे इतना ही लिख लिया, क्या ही मतलब है। तो पहला यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाया, पॉइंट में ये चीजें लिख दी। दूसरा क्या है, दूसरा आता है डेफिनेशन। पहले ही चैप्टर में देखोगे तो डेफिनेशन दिया वहां पे। तो डेफिनेशन में क्या है कि रैटजेल ने क्या डेफिनेशन दिया था। अब क्या करते हैं हम लोग कि रैटजेल ने डेफिनेशन दिया, अब पूरा हम लिख रहे हैं कि रैटजेल ने क्या बताया, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। ऐसा हम कर रहे हैं, मतलब पूरा छाप रहे हैं। क्या मतलब है, बस इतना दिखना है कि भाई यहाँ पर सिंथेटिक स्टडी है, कहा है रैटजेल ने कि सिंथेटिक स्टडी होता है ह्यूमन, मतलब ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच, बस इतना। तो यहाँ पर सिंथेटिक स्टडी ये है हमारा कीवर्ड, तो बस इतना लिखे, इतने से हमको पता है कि अगर आएगा क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा सिंथेटिक स्टडी किसने कहा था, रैटजेल ने कहा था, बस हो गया खत्म। फिर यहाँ पर एलन से सैंपल का है एक, मतलब यहाँ पे तो ये इसने क्या कहता कि चेंजिंग रिलेशनशिप है, मतलब ये ह्यूमन मतलब ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, रिलेशनशिप है, चेंजिंग रिलेशनशिप है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में, ऐसा कुछ बताया था। तो यहाँ पर चेंजिंग रिलेशनशिप कीवर्ड है, तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ कीवर्ड लिखा, मुझे पूरा जो है पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आएगा वो डेफिनेशन तो उसमें ये वर्ड तो रहेगा ही, चेंजिंग रिलेशनशिप, क्योंकि डेफिनेशन दिया तो ऐसा थोड़ी कि डेफिनेशन चेंज कर दिया जाएगा, नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही चीज आएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर चेंजिंग रिलेशनशिप तो उस वाक्य में जो भी पूरा इन्होंने कहा था वो तो रहेगा ही, तो मैं चेंजिंग रिलेशन से आइडेंटिफाई कर लूंगा, भाई एलन से सैंपल ने कहा था, खत्म हो गया। तो इतना ही लिखना है। आप पूरा गाथा लिखने लगते हो तो फिर आप एक किताब दूसरा किताब बना लेते हो, नोट्स नहीं दूसरा किताब बन जाता है। अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनिज्म के बारे में, उसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरा है इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। तो ये दोनों में क्या अंतर होता है, ये अंतर तो आप इसको यहाँ पर वर्ड चार्ट बना करके लिख सकते हो, डिटर्मिनिज्म क्या होता है और पॉसिबिलिज्म क्या होता है। इसके बाद जब आप ये दोनों पढ़ते हो तभी देखो यहाँ पर क्या है कि अब मैंने टेबल बना दिया ना, तो ये मेरे मेमोरी में ना काफी समय तक रहेगा। टेबल बना करके जब मैं लिख लूंगा तो काफी समय तक रहेगा, और जब रिवाइज करूंगा तो काफी जल्दी मतलब मुझे याद हो जाएगा, मतलब मैं भूलूंगा नहीं जल्दी। नियो डिटर्मिनिज्म बगल में है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इसको कहते हैं। तो इनके बाद, इन दोनों के बाद, डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म के बाद दूसरा आता है, उसको कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो इसमें क्या है, ग्रिफिन टेलर ने दिया था, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मैंने लिख लिया मिड पाथ बिटवीन जो है डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के बीच ये मिड पाथ जो है प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे गौतम बुद्ध का था जो है मध्यम मार्ग दिया था, वैसे इसमें भी ज्योग्राफी में भी आपको एक मध्यम मार्ग देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। तो इसका क्या मतलब होता है, तो नियो डिटर्मिनिज्म जब किताब पढ़ोगे तो भाई कुछ तो आइडिया आपको लग ही जाएगा कि नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, लेकिन जो हमको नोट्स में लिखना है वो बस इतना लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बाद में कल को आप मान लो कि कोई चीज़ भूल जाते हो, याद नहीं आता है कि नियो डिटर्मिनिज्म क्या बताया था, ठीक है, क्या बताया था उसने, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मान लो भूल गया बिल्कुल, तो आप जा सकते हो फिर से किताब खोल सकते हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ भूल जाओगे, आप जब एक बार किताब पढ़ोगे फिर दोबारा से आप पढ़ करके नोट्स बनाओगे तो काफी चीजें सब क्लियर हो जाती हैं। तो आपको हर चीज नोट्स में एक्सप्लेन करके लिखने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखो डिटर्मिनिज्म को मैंने लिखा है सिर्फ DET
और डॉट लगा दिया। देन यहाँ पे पॉसिबिलिज्म को सिर्फ POSS लिखा है। तो मैं अपने लिए नोट्स बना रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं ये नोट्स किसी और को दूंगा, तो मैं किसी और को दूंगी तो क्या होगा, वो पढ़ेगा पढ़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है। मैं ये नोट्स बना रहा हूँ अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मुझे समझ में आना चाहिए। तो कोई भी वर्ड इसमें से बार बार यूज हो रहा है आपके किताब, आपके नोट्स में या फिर आपके बुक में, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए कोई शॉर्ट मतलब की बना सकते हो, कुछ भी, जैसे डिटरमिनेंट को DT लिख दिया, ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल को E डॉट, ये जो E डॉट ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं, हाँ, ऐसे करके ये लिख लिया। तो बार बार ये बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये लिखने की बजाय सिर्फ I और E लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया। तो बस इतने से काम चल जाएगा। तो ऐसे आप नोट्स को छोटे रख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो, फिर आगे आता है वेलफेयर, मतलब ये थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स है ज्योग्राफी में, वो आता है वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक। तो अब इसमें बहुत बड़ा जो है काफी परिभाषा लिखा होगा, इसमें डेफिनेशन पूरा बताया होगा, लेकिन हमने क्या लिखा, सिर्फ सोशल वेलबींग ऑफ पीपल, दैट इज हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब मिलना चाहिए, सोशल वेलबींग होना चाहिए। वेलफेयर की बात करता है तो ऐसे भी यही सब होगा, ठीक है। रेडिकल स्कूल का क्या मतलब है, तो ये मार्क्स से ये काफी जो है प्रभावित है, तो वहां पर ये देख सकते हो, मतलब गरीबी, पॉवर्टी के बारे में मार्क्स बात करते थे, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पर जो है बिहेवियरल स्कूल के बारे में, तो लिव्ड एक्सपीरियंस जो होता है लोगों के, उसके बारे में बात करता है, तो वो बस उतना ही लिखा, पूरा परिभाषा लिखने की थोड़ी जरूरत होती है। तो आप देखोगे कि ये लगभग 4-5 पेज था, उसमें 4-5 पेज, उसका बस इतना में ही हमने नोट्स बना दिया है। और इसको चाहते तो मैं और छोटे बना सकता था। इधर देखो मैंने, अब कहोगे सर इधर आपने खाली जगह क्यों छोड़ दिया, ये बता दो जरा। इधर मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि हो सकता है कल को कोई किताब, मतलब किताब को दोबारा पढ़ो NCERT, या फिर PYQ लगाओ तो PYQ हो सकता है, या फिर कोई टेस्ट सीरीज दो, कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, वहां पे हो सकता है कुछ नया चीज आपको पता चल जाए जो आपने मिस कर दी थी नोट्स बनाते समय। तो वो क्या करोगे, आप यहां पर नोट कर लोगे, ठीक है, यहां पर नोट कर लोगे। और मान लो कोई और बहुत ही नया आ जाता है जो इसमें नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसमें तो नहीं आ पाएगा, ये इधर जरूर छोड़ देना है, ये मार्जिन थोड़ा सा छोड़ देना है, ताकि आप कोई नया चीज यहाँ पे ऐड कर सको। क्योंकि नोट्स हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अपडेट किया जा सके, कल को कुछ और उसमें लिखना हो तो लिखा जा सके, ऐसा नहीं कि सब कुछ भर चुका है, अब तो कुछ खाली जगह बचा ही नहीं है। तो वैसा अगर बनाते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, पीछे जो बताया था स्टिकी नोट्स, वो ले सकते हो, वो लगा सकते हो। वैसे जो मैंने नोट्स बनाए यहाँ पे, अगर इस तरीके को फॉलो करोगे तो आपको स्टिकी नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जगह छोड़ दिया है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, आराम से अपडेट किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगा आपको। तो ये ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, और ये सेम चीज ऐसे ही करना है आपको ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री के साथ, पॉलिटी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, जो भी आप, तो इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर, जैसे ये जो है SDI बेस्ड ऑन 3 इंडिकेटर्स, तो 3 इंडिकेटर्स है। अब इसको एक्सप्लेन करने की थोड़ी जरूरत है, एग्जाम में आगे तो बताए कौन कौन सा इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर कौन कौन से, हेल्थ है, एजुकेशन, इनकम है, बस हो गया। फिर यहाँ पर पूछेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन कौन सा फैक्टर है, सोशल फैक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, सर्विसेज, तो बस इतना ही लिखा, बहुत ज्यादा एजुकेशन को एक्सप्लेन करो, हेल्थ को एक्सप्लेन करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखा, हो गया काम, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ आपको नोट्स बनाने होते हैं। और रिवाइज कब कब करना चाहिए, जैसे नोट्स, अच्छा नोट्स बनाने से ही थोड़ी हो जाएगा, नोट्स बना करके ऐसे फेंक देते हो, उसमें धूल पड़ रहा है, ठीक है, महीनों से आप उसको छुए नहीं हो, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, अगर नोट्स आप बना लियो तो बीच बीच में आपको उसको खोल करके रिवाइज भी करना होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये चार्ट हमने बना दिया है, तो न्यू टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो उसको 30 मिनट आपको रिवाइज करना है। अगर कोई नया टॉपिक पढ़ते हो तो आपको उसको 30 मिनट जो है आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। 30 मिनट जो भी पूरा पढ़े हो दिन में, तो 30 मिनट लगा करके लास्ट, मतलब डे का पूरा जो आप दिन भर पढ़ते हो तो उसका 30 मिनट जरूर रखो, 30-40 मिनट रिवीजन के लिए। जो आप पढ़ रहे हो उसको आप रिवीजन करो एक बार, फिर आफ्टर 2 डेज आपको उसी चीज़ को, मतलब जो आप पढ़े हो, तो शुरुआत में तो 30 मिनट रिवाइज करोगे, लेकिन 2 दिन बाद उसको आप फिर 15 मिनट ऐसे थोड़ा सा टाइम निकालो, जो पीछे का छूट गया है उसको भी 15-15 मिनट पढ़ते रहो। देन यहाँ पर 1 वीक के बाद भी आपको उसको पढ़ना है 10 मिनट एक बार। मतलब क्या होगा ना कि आप एक बार नोट्स बनाओगे तो आपका टाइम भी ना घटता जाता है, टाइम घटता जाता है। शुरू में आपको उसी चीज़ को रिवाइज करने में 30 मिनट लग रहा है, फिर हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो सिर्फ आप 15 मिनट में कर पाओ, और कुछ दिन बाद क्या होगा कि बार बार पढ़ोगे तो फिर वो आप एक मतलब उसको 2-3 बार पढ़ चुके हो, तो फिर बाद में जब रिवाइज करना होगा तो उसको आप 10 मिनट 5 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हो। तो आपको ना ऐसे मतलब आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, आपको 2-3 दिन बाद भी रिवीजन करना है, और फिर आपको वीकली बेसिस पे करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास नोट्स है, तो नोट्स जो है रिवीजन करने में मदद करता ही है, तो आपका टाइम भी बचेगा। तो आप 10-10 मिनट 15-15 मिनट टाइम निकाल करके पीछे जो पढ़ा है उसको भी बीच बीच में रिवाइज करते रहना, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिवीजन जरूर करना है। ओके, नया पढ़ते रहते हैं हम लोग, नया पढ़ते रहते हैं, और नया पढ़ के आप देखो कि हमारे दिमाग, जैसे ये मान लो दिमाग है, ठीक है, ये दिमाग है, और ना हम बस नया पढ़ने के चक्कर में इधर बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन मान लो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, तो हम ना
यहाँ से जो नॉलेज है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। भाई इतना सब कुछ पढ़ लिया था, इतना सब जंक भरा हुआ है, इधर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, कुछ सब कुछ पढ़ लिया है, तो समझ में नहीं आता कि भाई जब क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ ये वाला इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए था। अब यहाँ पे जा ही नहीं हम पाते हैं कि यहाँ से कैसे हम नॉलेज निकालें कि हम यहाँ पे पढ़ें। तो हमको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट हो, हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो पीवाईक्यू को देखते रहो और इतना पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी बार बार उसी को पढ़ना है, नोट्स बना लेना है। और नोट्स बना लोगे ना तो क्या होगा कि आपका जो रिकॉल करने की क्षमता वो तो बढ़ी जाएगी, और जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी हाई लेवल पे चले जाओगे। तो प्रैक्टिस एमसीक्यू करते रहना है, मेमोरी आपका बूस्ट हो ही जाएगा ये सब पढ़ने से। और यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए आप जो है कलर्ड पेन यूज कर सकते हो, मान लो कोई हाईलाइटर ले सकते हो, तो वहाँ से क्या कर सकते हो, जो बाद में आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने के बाद भी होता है कई बार कि ये हेडिंग है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो है शॉर्ट नोट्स आपके सामने रखना है, फास्ट रिविजन में आपको मदद करेगा। तो ये कुछ ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स का सैंपल भी हमने आपको दिखा दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, और जो है कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर लेना।